चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे आ गया होगा, आपके असाइनमेंट में भी होगा। उस क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक एक करके सभी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमें क्या दिया जा रहा है, वो ये है। पहला ऑप्शन कहता है इफ जी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 244, कहते हैं जी का जो ऑर्डर है वो 244 दिया। मैं कहा जी ठीक है जी। देन जी कंटेन्स अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 27। देखिए यह लैग्रांज थ्योरम बन जाएगी। कैसे? हमें क्लियर है जो 27 होता है वो तो 244 को डिवाइड नहीं करता। अगर 27 244 को डिवाइड नहीं करेगा तो जी के अंदर 27 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप ही नहीं होगा। शोइंग दैट कि पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, मतलब इजी था और रिमूव किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकंड ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे वो क्या कहता है, कहता है इफ जी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1694, जी का जो ऑर्डर है वो आपको 1694 दिया, ठीक है जी। और फिर कहता है देन जी कंटेन्स अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 121। देखिए इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन पढ़ते ही हमें समझ आता है कि ये एसएसजी साइलस सब ग्रुप का सवाल है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इन भाई साहब को फैक्टराइज करेंगे। ये क्लियरली ये जो है 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, फिर 121, तो ये ऐसे हो जाएगा 11 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 2 हो जाएगा। ऑलराइट, पहली बात। अब हमें बात क्लियर है कि इसके अंदर हमारे पास जो 11 एसएसजी है उसका ऑर्डर क्या आएगा, मतलब जो आपके पास साइलस सब ग्रुप है 11 एसएसजी वाला, उसका ऑर्डर क्या आएगा, उसका ऑर्डर 121 निकल के आएगा एक। अब कितने निकल के आएंगे, नंबर ऑफ हमारे 11 एसएसजी बोलकर साइलस सब ग्रुप, ठीक है। नंबर ऑफ 11 एसएसजी कितने निकल के आएंगे वो हमें पता ना, वो निकल के आते हैं 1 प्लस 11 की टाइप के, सच दैट 1 प्लस 11 के किसको डिवाइड करें, 14 को। लेकिन आप नोटिस करेंगे यहाँ पे आप के को 1 2 3 कुछ भी डालेंगे तो 1 प्लस 11 के इन भाई साहब को कभी डिवाइड नहीं करेगा, सिर्फ के इक्वल टू 0 पे करेगा। के को 0 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। मतलब हमारे पास इस केस में जो 121 ऑर्डर का जो साइलस सब ग्रुप आने वाला है ना, वो 11 एसएसजी ही एक्चुअली में वो यूनिक आएगा, क्योंकि हमें यहां से पता लगा कि पहली बात तो 11 एसएसजी का ऑर्डर क्या आएगा, 121 है ना। दूसरी बात वो आएंगे कितने, 1, मतलब हमारे पास यहाँ पे इस ऑर्डर के ग्रुप में 121 ऑर्डर का एक यूनिक सब ग्रुप ही निकल के आएगा। ऑलराइट, और वो हमने यूज क्या किया, हमने साइलस सब ग्रुप्स की बातों को यूज किया। एंड वी पॉसिबली होप कि इससे सेकंड ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं और थर्ड ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। थर्ड ऑप्शन वो आपको क्या कहता है, थर्ड ऑप्शन में वो आपको कहता है कि जनाब देयर एग्जिस्ट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 154 व्हिच कंटेन्स अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7। ये भी आसान है, सिंपल। आप क्या कीजिए, Z154 ले लीजिए, साइक्लिक है तो, और क्लियरली 7 इसको डिवाइड करता है ना, 7 इसको डिवाइड करता है तो 7 ऑर्डर का इसके अंदर एक यूनिक सब ग्रुप निकल के आएगा, जिससे आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया, सेकंड ठीक है, थर्ड ठीक है, फोर्थ डिस्कस करते हैं। फोर्थ आपको कहता है देयर एग्जिस्ट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 121 व्हिच कंटेन्स 2 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 11। ये भी आसान है, आप क्या ले सकते हैं, Z11 क्रॉस Z11 ले लीजिए, ठीक है, और उसके अंदर इन 2 सब ग्रुप्स को कंसीडर कीजिए। एक तो इसको क्रॉस कर दीजिए Z11 के साथ पहला, और दूसरा इसको क्रॉस कर दीजिए इसके साथ, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपके पास 11 ऑर्डर के निकल के आएंगे एंड ऑफ कोर्स Z11 क्रॉस Z11 का जो ऑर्डर है वो 121, जिससे आपका फोर्थ ऑप्शन भी इस केस में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो इसके जो सही आंसर है वो 2 3 एंड 4 निकल के आएंगे, फर्स्ट गलत हो जाएगा, राइट। तो ये पॉसिबल हो कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में हमें ZX के कुछ आइडियल्स दिए गए और इन आइडियल्स के बारे में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा आइडियल आपके पास मैक्सिमल निकल के आएगा। अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी आइडियल आई को मैं ZX में तब जाके मैक्सिमल कहता हूं जब ZX को जब मैं उस I से मॉड करूं, तो ZX मॉड I मेरे पास फील्ड निकल के आना चाहिए। तो I इज मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ ZX मॉड I इज अ फील्ड। अब इस आइडिया को यूज करेंगे और एक एक करके इन चारों ऑप्शंस को हम सॉल्व कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन में अगर मैं ZX को मॉड कर दूं सिंपल आपके इस वाले आइडियल से, तो आपको क्लियर ही है ये जनाब जो है आइसोमॉर्फिक निकल के आएंगे आपके पास किसके, ये निकल के आएगा Z2X को मॉड किया 1 प्लस x स्क्वायर से, और ये जनाब किसके आइसोमॉर्फिक निकल के आएंगे Z2 आइटा। और अब हमें क्लियर है Z2 आइटा ये जनाब तो आपके पास इंटीग्रल डोमेन ही नहीं होता। अब ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो फील्ड नहीं होगा,
ये फील्ड नहीं है तो ये फील्ड नहीं होगा, ये फील्ड नहीं है तो ये फील्ड नहीं होगा, और अगर ये फील्ड नहीं है तो ये जनाब जो है ZX में आपके पास मैक्सिमल नहीं निकल के आ सकते, जिसकी वजह से पहला ऑप्शन इस केस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए आगे चलते हैं और बी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। बी में वो क्या कहता है, 2 और 1 प्लस एक्स प्लस एक्स से जनरेटेड ये जो आइडियल है ये मैक्सिमल है या नहीं। फिर दोबारा भाई फैक्टर करते हैं, तो जैसे ही आप अपने ZX को फैक्टर कर देंगे किससे, 2 and 1 प्लस एक्स से जनरेटेड इस आइडियल से, तो क्लियरली ये जनाब जो है आपके पास आइसोमॉर्फिक निकल के आएंगे Z2X मॉड विद 1 प्लस एक्स करके। सही है, और अब हमें पता है 1 प्लस एक्स जो है वो Z2 में इरिड्यूसिबल होता है, वो इरिड्यूसिबल है, तो इससे जनरेटेड ये जो आइडियल है मैक्सिमल निकलेगा। ये मैक्सिमल है तो ये फील्ड निकल के आएगा, ये फील्ड है तो ये फील्ड हो जाएगा, ये फील्ड है तो ये वाला जो आइडियल है ZX में आपके पास मैक्सिमल हो जाएगा, जिसकी वजह से बी ऑप्शन इस केस में करेक्ट निकल के आएगा। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, सी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। सी ऑप्शन में क्या है, फिर दोबारा हम क्या करेंगे, ZX को हम अब फैक्टर करेंगे एंड 3 and 1 प्लस एक्स के जनरेटेड इस आइडियल से, तो क्लियरली ये जो निकल के आएगा आपके पास Z3X मॉड विद दिस आएगा, और उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, Z3 आइटा लिख सकते हैं। क्लियरली ये जनाब जो है आपके पास इंटीग्रल डोमेन भी होते हैं एंड ये जनाब आपके पास जो होते हैं फील्ड भी होते हैं, हेंस ये फील्ड निकल के आएगा एंड हेंस इन दोनों से जनरेटेड ये जो आइडियल है ZX में आपके पास मैक्सिमल निकल के आएगा, जिससे ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। या तो चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, फिर दोबारा आपने क्या करना है, फैक्टर ही करना है। ZX को जैसे आप फैक्टर करेंगे 3 and 1 प्लस एक्स से जनरेटेड इस आइडियल से, तो जनाब आप देख पाएंगे ये जो चीज है आपके पास निकल के आएगी आइसोमॉर्फिक Z3X मॉड विद दिस आइडियल, और अब आप देख पाएंगे कि ये जनाब जो है ये Z3 में रेड्यूसिबल है, ये रेड्यूसिबल है तो इनसे जनरेटेड आइडियल मैक्सिमल नहीं निकलेगा, वो मैक्सिमल नहीं है तो ये फील्ड नहीं है, ये फील्ड नहीं है तो ये फील्ड नहीं है, हेंस ये वाला आइडियल ZX में आपके पास मैक्सिमल नहीं निकल के आएगा, जिससे डी ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हेंस आपके पास बी एंड सी आपके करेक्ट आंसर्स निकल के आएंगे। या सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि E इज अ फाइनाइट अलजेब्राइक गलवा एक्सटेंशन ऑफ F विद गलवा ग्रुप कैपिटल G। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और फिर ये देख के हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही निकल के आएगा और कौन सा ऑप्शन सही नहीं निकल के आएगा। एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस पूरे के पूरे सवाल की मेन आइडिया को। जब आप इस पूरे सवाल की मेन आइडिया को देखेंगे तो ये एक्चुअली में निकल के आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गलवा थ्योरी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गलवा थ्योरी हमें क्या कहती है, वो ये कहती है इफ E और F इज अ फाइनाइट एंड गलवा, मतलब E और F आपके पास एक फाइनाइट एक्सटेंशन दी हुई एंड वो एक गलवा एक्सटेंशन भी है, then there is a bijection between its intermediate fields and subgroups of its गलवा ग्रुप। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मान लिया आपके पास E और F एक गलवा एक्सटेंशन दी है, राइट, एंड मान लेते हैं कि इसके बीच में K1, K2 एंड सो ऑन कई सारे ऐसे फील्ड्स दिए हुए हैं जो E के सब फील्ड्स हैं, F के सुपर फील्ड्स हैं, डॉट 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 मान लें यहाँ पे Kn लगा देते हैं। ठीक है, दैट इज K1 से Kn तक हमें E और F के बीच में इंटरमीडिएट फील्ड्स दिए हुए, तो हमें ये फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि अगर E और F आपके पास फाइनाइट एक्सटेंशन है और एक गलवा एक्सटेंशन है, देन कोरस्पॉन्डिंगली इसका जो गलवा ग्रुप निकल के आएगा, ठीक है, जिसे आप प्यार से ऐसे कहते हैं। ठीक है, मान लो इसको मैं G कह देता हूं। ठीक है जी, तो ये थ्योरम हमें ये कहती है कि जनाब आपके पास उस केस में जो गलवा ग्रुप G निकल के आएगा, ठीक है, तो उसके पक्का कुछ ना कुछ सब ग्रुप भी निकल के आएंगे। ठीक है, उसमें एक G खुद भी होगा, एक ऑफ कोर्स आइडेंटिटी वाला भी बैठा होगा, एंड अब ये थ्योरम में कहती है कि उसके अंदर आपको पहली बात जो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स है ना उतने ही मिलेंगे जितने यहाँ पे इंटरमीडिएट आपके पास सब फील्ड्स आ गए, पहली बात। ठीक है, दैट इज आपको यहां से यहां तक बाइजेक्शन मिल जाएगी, और बाइजेक्शन भी ना कोरस्पॉन्डिंगली उल्टी मिलती है। इसका क्या मतलब है, वो ये है कि जो E है उसके इसके कोरस्पॉन्डिंग मिलता है, जो F है वो इसके कोरस्पॉन्डिंग मिलता है, मतलब जितना बड़ा यहाँ फील्ड होता है उसके कोरस्पॉन्डिंगली उतना ही छोटा यहाँ सब ग्रुप होता है, बस ऐसे याद रखिए। तो K1 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ आ जाएगा, K2 के लिए आप क्या कीजिएगा नीचे चले जाइएगा एंड सो। ठीक है, समझ लीजिए ये बात।
ठीक है, की एन को मैच होने रख देते हैं ऐसे करके। ऑलराइट, तो ये चीज है आपके पास जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गलवा थ्योरी है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक चीज और है जो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फंडामेंटल थ्योरम की, वो क्या है, वो ये है कि अगर आपके पास H1 जो है G में मान लिया नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको Kn यहाँ पे एक इंटरमीडिएट क्या मिल रहा है, आपको सबफील्ड मिल रहा है ना, तो Kn और F ये जो एक्सटेंशन है ये भी गलवा एक्सटेंशन हो जाएगी। ठीक है, बस इन दोनों बातों को याद रखिएगा, इस क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन को आप समझ लेंगे, अब समझ हो पाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए अब धीरे धीरे करके इसके सभी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही निकल के आएगा और कौन सा सही नहीं निकल के आएगा। तो सबसे पहले अगर देखें फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन हमें कहता है देयर इज एन इंटरमीडिएट फील्ड कैपिटल के विद के नॉट इक्वल टू एफ, के नॉट इक्वल टू ई, मतलब जो के है ना इंटरमीडिएट है, बिल्कुल बीच में ही बैठा है। ठीक है, मतलब ई से छोटा है एंड एफ से बड़ा, वो ये कह रहा है पक्का मिल जाएगा, सच दैट के इज अ गलवा एक्सटेंशन ऑफ एफ, ये निकल के आएगा। देखिए ये हमेशा सच नहीं होता, मैं बताता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कीजिए, आप कैपिटल ई को स्प्लिटिंग फील्ड ले लीजिए, स्प्लिटिंग फील्ड ले लीजिए किसका, ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स की पावर पी क्यूब माइनस एक्स का। ठीक है, इसका स्प्लिटिंग फील्ड ले लीजिए, है ना, ओवर एफ। एफ अब नीचे एफ क्या लेना है, नीचे एफ आप लीजिए, सिंपल सिंपल आप क्या कर सकते हैं, नीचे एफ को आप एफ पी ले सकते हैं या जैसे आप प्यार से जेड टी भी कह सकते हैं, मैं एफ पी कह देता हूं। ठीक है, फील्ड ऑफ ऑर्डर पी। ठीक है, हाँ, तो जब आप ये देखेंगे कि अगर मैं ई को स्प्लिटिंग फील्ड ले लेता हूं एक्स की पावर पी क्यू माइनस एक्स का, और एफ को मैं एफ पी ले लेता हूं, तो आप देखेंगे कि ई और एफ पहली बात तो गलवा आएगी, ये गलवा एक्सटेंशन निकल के आएगी। नंबर दो, जो डिग्री इसकी निकल के आएगी वो 3 निकल के आएगी। ठीक है, वो दिखिए ना हमारे को, ठीक है, 3 निकल के आएगी, जिसकी वजह से ई और एफ के बीच में कोई और एक्सटेंशन ही पॉसिबल नहीं है, तो गलवा एक्सटेंशन तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, जिससे आपका इस केस में फर्स्ट ऑप्शन हमेशा सच नहीं हो पाएगा, एंड हेंस फर्स्ट ऑप्शन इस केस में हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, दैट इज गलत कर देंगे। अब फर्स्ट ऑप्शन के बाद हम सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं और देखते हैं कि सेकंड ऑप्शन हमें क्या कह रहा है। सेकंड ऑप्शन हमें कहता है कि जनाब इफ एवरी प्रॉपर, ध्यान रखिएगा प्रॉपर इंपॉर्टेंट है, इफ एवरी प्रॉपर इंटरमीडिएट फील्ड कैपिटल के इज अ गलवा एक्सटेंशन ऑफ एफ देन जी इज अबेलियन। कहता है जी फिर पक्का अबेलियन हो जाएगा। ये भी हमेशा सच नहीं। वो कैसे, हल्की सी बात करता हूं। आप क्या कीजिए, अल्फा एक बड़ा प्यारा नंबर ले लीजिए, अल्फा ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2 टाइम्स 3 प्लस रूट, ये ले लीजिए। ऑलराइट, तो आप जब देखेंगे ना क्यू अल्फा ओवर क्यू, ये जो है पहली बात एक गलवा एक्सटेंशन निकल के आएगा। ठीक है जी। नंबर दो, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जब आप इसका क्या निकालेंगे, आप गलवा ग्रुप निकालेंगे, गलवा ग्रुप ऑफ क्यू अल्फा ओवर क्यू, ये जो निकल के आएगा ये एक्चुअली में Q8 निकल के आएगा। और ये आपको क्लियर ही है, जो Q8 है ना एक नॉन अबेलियन ग्रुप निकल के आता है। ऑलराइट, अब ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप निकल के आता है। पहली बात, अच्छी बात क्या है, इसकी प्रॉपर्टी बड़ी खास है कि इसका हर एक प्रॉपर सब ग्रुप, इसका हर एक प्रॉपर सब ग्रुप जो होता है वो Q8 में आपस नॉर्मल निकल के आता है। नीचे आइडेंटिटी बिठा देते हैं, चलो ठीक है। अच्छा, अब उससे होगा क्या, आप क्यू अल्फा और क्यू के बीच में प्रॉपर कोई भी इंटरमीडिएट सबफील्ड पिक करेंगे, मान लिया आपने कोई के पिक किया, वो इसके किसी ना किसी नॉर्मल सब ग्रुप पे जा रहा होगा। अब वो नॉर्मल सब ग्रुप पे जा रहा होगा तो कॉरस्पॉन्डिंगली के ओवर क्यू हमेशा ही आपके पास क्या निकल के आएगी, गलवा एक्सटेंशन निकल के आएगी। लेकिन क्या उससे Q8 आपके पास अबेलियन आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं, जिससे आपका जो सेकंड ऑप्शन है इस केस में एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये सेकंड ऑप्शन भी आपको समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और थर्ड ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। अगर आप थर्ड ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन में आपको क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या कहती है आपको, वो कहता है जी इफ कैपिटल ई हैज एग्जैक्टली 3 इंटरमीडिएट फील्ड्स इंक्लूडिंग एफ एंड ई देन जी इज अबेलियन। अब इसका क्या मतलब है कि उसने एक्चुअली में ई को भी मान रखा है, वो तो बैठे ही बैठे, और नीचे एफ भी बैठा हुआ है, इनके बीच में एग्जैक्टली एक बैठा है, ये 3 की बात कर रहा है। और अब क्या कहता है, कहता है जी इफ ई हैज एग्जैक्टली 3 इंटरमीडिएट फील्ड्स इंक्लूडिंग एफ एंड ई देन जी पक्का आपके पास अबेलियन निकल के आएगा। देखिए इससे अब मुझे पता क्या लग रहा है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास गलवा ग्रुप निकल के आएगा वो गलवा ग्रुप जी एक ऐसा ग्रुप होगा जिसके पास केवल 3 सब ग्रुप होंगे, एक जी खुद होगा, एक आइडेंटिटी होगा और एक उनके बीच में कोई सब ग्रुप एच बैठा होगा। अब ऐसे कौन से ग्रुप्स होते हैं जिनके केवल 3 ही सब ग्रुप्स निकल के आते हैं, वो वही होते हैं ना, वो वही ग्रुप्स होते हैं जिनका जो ऑर्डर निकल के आता है वो किसी प्राइम का स्क्वायर निकल के आता है। और अगर जी एक ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर पी स्क्वायर है तो जी हमेशा क्या निकल के आएगा, अबेलियन निकल के आएगा ना। वही तो वो कह रहा है, देखिए
If E has exactly 3 intermediate fields including E and F, then G is abelian. That is true. जिसकी वजह से हमारा इस केस में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। या सो ये पॉजिटिव होप कि थर्ड ऑप्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। अब हम आगे चलते हैं और फोर्थ ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपको क्या कह रहा है, वो ये कहता है कि इफ E over F, ये डिग्री आपको दी है, कहता है E over F की जो आपके पास डिग्री दी हुई है ये 99 दी है, ठीक है जी। देन एवरी इंटरमीडिएट फील्ड इज अ गलवा एक्सटेंशन ऑफ एफ। देखिए अब ये हमारे को सीधा तो काम करना नहीं है, हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग करना क्या है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमने गलवा ग्रुप की बात करनी है। अब इससे हमें ये पता लगता है कि हमारे पास जो गलवा ग्रुप निकल के आएगा उसका जो ऑर्डर है इस केस में आपका 99 आगे, ये मुझे समझा था, इसे ये समझा था, ठीक है। और 99 को हम तोड़ सकते हैं बड़े प्यार से 11 into 3 से, ठीक है। और इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि इसके अंदर जी के अंदर हमारे पास साइलो सबग्रुप्स वो कैसे कैसे आ रहे हैं, कितने कितने आ रहे हैं, ठीक है जी। तो हम पहले क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ 11 SSG निकाल लेते हैं। तो वो तो क्लियर ही है, ऑर्डर ऑफ 11 SSG इस केस में 11 निकल के आएगा, पहली बात। फिर क्या करते हैं, नंबर ऑफ 11 SSG निकाल लेते हैं। वो क्या निकल के आता है, वो निकल के आता है ना, सो दैट 1 plus 11 के डिवाइड करें 3 स्केयर को, और 1 plus 11 के तो सिर्फ तब 3 स्केयर को डिवाइड करेगा ना जब k 0 हो जाएगा, तो n 11 इस केस में 1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ जरा 3 SSG भी निकाल लेते हैं। जब ऑर्डर ऑफ 3 SSG आप निकालेंगे तो आपको क्लियर होगा, वो तो 3 स्केयर निकल के आएगा, दैट इज 9 निकल के आएगा। एंड नंबर ऑफ 3 SSG क्या निकल के आते हैं, 1 plus 3k दैट्स टू डिवाइड 11। तो ये भी तभी डिवाइड करेगा जब k 0 आएगा, मतलब 1 plus 3k 1 हो जाएगा, तो n 3 केस में 1 हो जाएगा। मतलब ये भी 1 और ये भी 1, मतलब 11 SSG भी जी में आपका नॉर्मल निकल के आएगा, 3 SSG भी आपके पास जी में नॉर्मल निकल के आएगा, ठीक है। तो 11 SSG को मैं नाम दे देता हूं H11, ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूं H9 क्योंकि इसका ऑर्डर 9 है, ठीक है। तो पक्की बात है इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास इस केस में जी में पक्का सब ग्रुप निकल के आएगा, लेकिन इसका ऑर्डर क्या आएगा वो देखते हैं। ऑर्डर निकल के आएगा हमारे पास ऑफकोर्स ऑर्डर ऑफ H11 टाइम्स ऑर्डर ऑफ H9 अपॉन ऑर्डर ऑफ H11 इंटरसेक्शन H9। इन दोनों में कॉमन तो आइडेंटिटी वाली एलिमेंट ही आएगा, तो नीचे तो 1 आ जाएगा। अब इसका ऑर्डर क्या निकल के आ रहा है 11, इसका ऑर्डर क्या निकल के आ रहा है 9, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है 99, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों सब ग्रुप्स हैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट भी आपका सब ग्रुप निकल के आएगा किसके अंदर, ऑफकोर्स जी के अंदर। लेकिन ये सब ग्रुप है जी का जिसका ऑर्डर जी के ऑर्डर के बराबर आ रहा है। मतलब यहां से हमने समझ आया कि एक्चुअली में जो जी है इस केस में एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा H11 क्रॉस H9, ठीक है एक। तो अब मुझे यहां से समझ आता है जो हमारा जी है इस केस में, या तो वो इस केस में आपके पास आइसोमॉर्फिक निकल के आएगा Z11 क्रॉस Z9 के, या फिर जो जी है इस केस में आइसोमॉर्फिक निकल के आएगा Z11 क्रॉस Z3 क्रॉस Z3 के। मतलब जो मर्जी कर लीजिए, इस केस में मेरे पास जो जी है वो अबिलियन निकल के आएगा। अब जी अबिलियन है तो उससे पता क्या लगेगा कि जी के सारे जो सबग्रुप्स निकल के आएंगे वो जी में नॉर्मल निकल के आएंगे। अब जी के सारे सबग्रुप्स नॉर्मल निकल के आएंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जब हम ई और एफ में कोई भी कॉरस्पॉन्डिंगली बीच में बैठा हुआ कोई भी इंटरमीडिएट सबफील्ड लेंगे, उसकी ओवर एफ जो एक्सटेंशन निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, गलवा निकल के आएगी। जिससे हमें पता लगेगा कि एक्चुअली इस केस में ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक निकल के आएगा। दैट इज इफ ई ओवर एफ की जो आपको डिग्री दी हुई है वो 99 दी हुई है, देन एवरी इंटरमीडिएट फील्ड इज अ गलवा एक्सटेंशन ऑफ एफ। मतलब इस केस में आपका फोर्थ ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। या सो पॉजिटिवली होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझाया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा जा रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था जरा पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया था n हमें कोई नेचुरल नंबर दिया हुआ है, ऑफ कोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। उसके लिए ऐसे हमें एक सिमेट्रिक ग्रुप दिया हुआ है n सिंबल्स का, ठीक है, ये हम जानते हैं अपना, ठीक है। अब उस एसएन को यूज करके एक डेल्टा डिफाइन किया हुआ है। इस डेल्टा को हम डायगोनल के रूप में भी जानते हैं। पढ़ लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। डेल्टा में ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जी कॉमा जी टाइप के, जहां जी कहां से आ रहा है, एसएन से आ रहा है। ध्यान रखिएगा यहां ये जो डेल्टा है एसएन क्रॉस एसएन नहीं है, एसएन क्रॉस एसएन का सबसेट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे और ऐसे आएंगे जिसमें पहला और दूसरा कॉम्पोनेंट दोनों सेम निकल के आएंगे। या तो हमें डेल्टा दिया हुआ। अब इस डेल्टा को देके वो हमसे पूछ रहा है 4 ऑप्शन देके कि इन चारों में से कौन कौन से ऑप्शन सच है और कौन कौन से ऑप्शन सच नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे वो कह रहा है कि द मैप, कौन सा मैप, एफ जा रहा है आपका, कहां से कहां तक, एसएन क्रॉस एसएन से। वो कहते हैं जी एसएन तक उसने एक मैप डिफाइन किया होगा। कैसे डिफाइन किया है, कहते हैं जी एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए बी जस्ट मल्टीप्लाई, ठीक है जी।
तो कहता है जी ये पक्का आपका ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकल के आएगा। देखिए ये अनफॉर्चुनेटली ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं, पहली बात। अब इसको हम कैसे डिस्प्रूव करेंगे वो आप ध्यान से देखिएगा। हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए, पहले n को हम 3 फिक्स करने जा रहे हैं। उससे क्या होगा, आपके पास जो Sn है ना वो S3 हो जाएगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, n को 3 फिक्स करते ही आप देखेंगे कि आपके पास ये जो डेल्टा है, n को 3 फिक्स करते ही डेल्टा आपके पास बड़ा प्यारा हो जाएगा। उसमें एलिमेंट्स क्या आएंगे, देखिए सबसे पहला आइडेंटिटी कॉमा आइडेंटिटी, ये पहला ऑर्डर पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1 2 कॉमा 1 2 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 1 3 कॉमा 1 3 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 3 कॉमा 2 3 आ जाएगा, सही। नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3 कॉमा 1 2 3 आ जाएगा। एंड ऑफ कोर्स लास्ट में 1 3 2 कॉमा 1 3 2 आ जाएगा। ये आपके पास एलिमेंट आएंगे जब आप n को 3 फिक्स करेंगे और ये डेल्टा आपका निकल के आएगा, सही है। अच्छा, अब हम क्या चेक करेंगे कि पहला ऑप्शन क्या आपका पहला ऑप्शन सच है भी या नहीं। अनफॉर्चुनेटली सही नहीं है। आप देखिए दो एलिमेंट्स लीजिए। पहला एलिमेंट देखिए हम यहां पे लेने जा रहे हैं Sn क्रॉस Sn से Sn तक। तो देखिए Sn क्रॉस Sn में एक एलिमेंट ध्यान से देखिए, और वो एलिमेंट है हमारे पास आइडेंटिटी कॉमा, हम इसको आइडेंटिटी कह रहे हैं, इसको आई कह देते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी कॉमा 1 2 ले लीजिए, ठीक है जी। और दूसरा एलिमेंट ले लीजिए आप Sn क्रॉस Sn में आइडेंटिटी कॉमा 1 3 ले लीजिए। ऑलराइट, हम ये दिखाएंगे कि हमारा जो स्मॉल f है वो Sn क्रॉस Sn से Sn तक एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं। वो कैसे हम दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि ये एक एलिमेंट ले लिया आपने यहां पे, ये दूसरा एलिमेंट लिया आपने यहाँ पे। हम ये शो करेंगे कि f ऑफ दिस स्टार विद दिस इज नॉट इक्वल टू f ऑफ दिस स्टार विद f ऑफ दिस। हम ये दिखाने जा रहे हैं, हम ये शो करेंगे दिस इज नॉट इक्वल टू f ऑफ दिस या 1 2 स्टार विद f ऑफ दिस। आइडेंटिटी कर दीजिए और यहाँ पे 1 3 कर दीजिए। हम ये आपको दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे हो देखिए आप, सबसे पहले आपस में मल्टीप्लाई कैसे होंगे, इजी है। आपके पास ये जब मल्टीप्लाई होंगे उसमें आपने और कुछ नहीं करना। यहाँ पे f ऑफ a स्टार भी, हाँ a भी दिया हुआ, इसमें एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, आप इस आइडेंटिटी को इधर कर दीजिए और 1 3 को इधर कर दीजिए। ये जल्दी आपको काउंटर देती है, इसको यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। इसको भी घुमा देते हैं, यहाँ 1 3 कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आइडेंटिटी कर दीजिए, ठीक है। ये बढ़िया रहेगा। अब आप देखेंगे ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं। सबसे पहली बात, इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहला कॉम्पोनेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, ठीक है। तो f के अंदर क्या चल रहा है, यहाँ LHS में अगर बात करूं तो f के अंदर यहाँ तो आपके पास निकल आएगा ऑफकोर्स 1 3 निकल आएगा, ठीक है जी। एंड ये जब इससे होगा तो क्या निकल के आएगा, ऑफकोर्स आपके पास 1 2 निकल आएगा, ठीक है। ये 1 2 आ चुका, नाइस, ऑलराइट। तो ये तो आपस में मल्टीप्लाई होकर ये बन गया। अब अच्छी बात ये है कि ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे, है ना, देखिए f ऑफ ये a है और ये b है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 इंटू 1 2, ये आपका निकल के आएगा 1 2 3 निकल के आएगा, ठीक है। मतलब LHS तो ये हो गया। RHS पे आ जाइए। RHS में आप नोटिस करेंगे ये जो दोनों मल्टीप्लाई होंगे ये मुझे क्या दे देंगे, 1 2 दे देंगे, ठीक है। एंड ये जो दोनों मल्टीप्लाई होंगे मुझे क्या दे देंगे, 1 3 दे देंगे। इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऑफकोर्स ये जो चीज निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 1 3 2, ये निकल के आएगी। एंड क्लियरली ये दोनों आपस में बराबर नहीं निकल के आएगी, जिससे हमें क्लियर होगा कि एक्चुअली में हमारा जो उसने फंक्शन डिफाइन कर रखा है पहले ऑप्शन में वो एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं निकल के आएगा। मतलब इस केस में आपका जो पहला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम इसको आगे ले चलते हैं और बाकी ऑप्शंस को भी एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन तो चलो अनफॉर्चुनेटली हमारा गलत हो चुका है। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन वो क्या कह रहा है, सेकंड ऑप्शन वो कहता है कि जो डेल्टा है वो आपके पास पक्का सब ग्रुप निकल के आएगा, किसका, Sn क्रॉस Sn का। अब सब ग्रुप करने के लिए हमें क्या ही करना होता है ना, सिंपल सी एक चीज है, हमें ये दिखाना होता है कि हमारे पास अगर डेल्टा में कोई दो एलिमेंट्स है, ए है और बी है, तो ए बी इनवर्स भी हमें यही दिखाना होता है, सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डेल्टा में दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, है ना, और ये दिखा देंगे कि मान लो ए एलिमेंट लिया, बी एलिमेंट लिया, तो ए बी इनवर्स भी डेल्टा में ही निकल के आ रहा है, हम ये दिखा देंगे, ठीक है जी। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो मान लिया हमारे पास डेल्टा में पहला एलिमेंट मान मैंने ले लिया ए कोमा ए और दूसरा एलिमेंट ले लिया मैंने बी कोमा, ठीक है, ये मैंने डेल्टा में ले लिया। अब मैं दिखाने जा रहा हूं कि एक्चुअली में दिस स्टार विद दिस इनवर्स भी आपको डेल्टा के अंदर ही मिलेगा, और वो बड़ा आसान है। कैसे, देखिए आप जब जैसे इसका स्टार करके इनवर्स करेंगे ये चीज निकल के क्या आएगी, वो तो एज इट इज रहेगी, यहां स्टार करेंगे तो वो इनवर्स अंदर चला जाएगा, ये आ गया, ठीक है। ये आपस में कंपोज करेंगे तो ए बी इनवर्स के साथ ए बी इनवर्स के साथ ये क्या आ जाएगा, ए बी इनवर्स कॉमा ए बी इनवर्स निकल के आ जाएगा। तो आप देखेंगे
कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये दोनों ही डेल्टा में थे, एंड ये एलिमेंट में भी दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये वापस डेल्टा में आ रहे हैं। मगर एक्चुअली में डेल्टा जो है वो आपके पास, जो उसने सेकंड ऑप्शन में कहा हुआ है कि जो डेल्टा है इज अ सब ग्रुप ऑफ एसएन क्रॉस एसएन, ये ठीक निकल के आएगा। अब हम आगे चलेंगे और ये देखेंगे कि क्या अगले ऑप्शन में ठीक है और कोई ऑप्शन या नहीं निकल के आएगा। फिलहाल जो है हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत हो चुका है और सेकंड ऑप्शन जो अभी तक वो सही हो चुका है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में वो क्या कह रहा है? थर्ड में वो आपको कहता है कि जनाब जो आपका जो डेल्टा है क्या वो नॉर्मल सब ग्रुप निकल के आएगा एसएन क्रॉस एसएन का, एंड फोर्थ में वो कहता है डेल्टा क्या नॉर्मल सब ग्रुप निकल के आएगा एसएन क्रॉस एसएन का अगर एन आपके पास क्या निकला है, एक प्राइम नंबर निकल के आए। अनफॉर्चुनेटली ये भी ठीक नहीं है। देखिए कैसे, आप क्या लीजिए, जी ले लीजिए एलिमेंट, नाम है उसका 1 2 1 3, ये ले लीजिए, ऑलराइट। एंड उसके बाद आप एच एलिमेंट लीजिए अपने डेल्टा से, और क्या ले लीजिए, एच को आप ये ले लीजिए 1 2 1 2 ले लीजिए, इसे 1 2, ठीक है, 1 2 एंड 1 2 ले लीजिए। क्लियरली एच जो है डेल्टा से आ रहा है एंड जी जो है एसएन क्रॉस एसएन से आ रहा है। हमें शो कर देंगे कि यहां पे हमारे पास जो जी एच जी इनवर्स है वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वापस डेल्टा में नहीं निकल के आएगा, जो ये शो कर देगा कि डेल्टा हमारा एसएन क्रॉस एसएन का सॉरी हमारे पास इस केस में एसएन क्रॉस एसएन का जो है वो नॉर्मल सबग्रुप नहीं निकल के आएगा। एंड ये हम कर रहे हैं n इक्वल टू 3 के लिए, तो ये जो चीज है ना सिर्फ हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड को एलिमिनेट करेगी बल्कि साथ साथ ऑप्शन नंबर फोर्थ को भी एलिमिनेट कर देगी। तो चलिए अब इसे धीरे धीरे करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात हम जी इनवर्स करने जा रहे हैं, तो पहले जी लिख लेते हैं। जी आपका सब कुछ निकलेगा 1 2 1 3, ठीक है जी। एंड एच हम लिख लेते हैं, वो है हमारे पास 1 2 एंड साथ में यहाँ पे 1 2 हो चुका है, ठीक है। एंड हम यहाँ पे ले आ रहे हैं इसका इनवर्स, ठीक है जी। तो जब आप इनवर्स करेंगे है ना, तो 1 2 का इनवर्स 1 2 ही है, तो ये 1 2 हो जाएगा। 1 3 का इनवर्स 1 3 है, तो यहाँ पे वापस 1 3 हो जाएगा, सही है। अब इनको आपस में कंपोज करते हैं, तो क्या होगा, ये इनसे जब कंपोज होंगे मल्टीप्लाई होंगे तो आइडेंटिटी बन जाएंगे, ये जब इनसे होंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल 1 2 बन जाएगी, ठीक है। तो ये तो खत्म हो गया। अब 1 3 इंटू 1 2 के साथ करेंगे तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन तो 1 2 3 निकल आएगी, ठीक है। लेकिन जब इसको इसके साथ करेंगे तो वापस 2 3 निकल के आएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड क्लियरली ये जो चीज है वो डेल्टा का बिलोंग नहीं करता। जैसे हमें क्या पता लगेगा कि जनाब आपके पास जो डेल्टा है वो एसएन क्रॉस एसएन का नॉर्मल सबग्रुप नहीं निकल के आएगा, पहली बात। और एन हमने 3 फिक्स किया हुआ था, तो एन जैसे हमने फोर्थ ऑप्शन में कहा हुआ है कि एन प्राइम नंबर होगा तो डेल्टा नॉर्मल सबग्रुप निकल आएगा एसएन क्रॉस एसएन का, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब थर्ड भी गलत है, फोर्थ भी गलत है, केवल एक ऑप्शन ठीक है और वो है ऑप्शन नंबर 2। या सो वी पॉजिटिवली होप कि क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में वो कहता है कि G1 एंड G2 आपको दो ग्रुप दिए हुए सच दैट फाई G1 से G2 तक एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ, एक सब्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, और फिर 4 ऑप्शंस देके हमसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से ऑप्शन सच है और कौन कौन से ऑप्शन सच नहीं है। तो एक एक करके ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो पहले ऑप्शन वो कहता है जी अगर G1 आपके पास क्या हुआ साइक्लिक, तो G2 भी साइक्लिक होगा, और अगर G1 अबिलियन हुआ तो G2 भी अबिलियन होगा। देखिए यहां पे हमारा जो मेन आइडिया निकल के आएगा वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स। जी हाँ, वो क्या कहती है कि अगर फाई आपके पास G1 से G2 तक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो जाए, देन G1 को अगर आप मॉड कर देंगे कर्नल फाई से, तो ये आपके पास होमोमॉर्फिक निकल के आता है आपके ग्रुप G2 के, ठीक है। इसके जरिए हम अपने पहले दोनों ऑप्शंस को हिट करने की कोशिश करेंगे। अब पहला ऑप्शन क्या कहता है, कहता है अगर G1 साइक्लिक है, तो हमें पता है अगर G1 साइक्लिक होगा तो कर्नल फाई उसका सब ग्रुप है, वो भी साइक्लिक ही होगा। ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, तो G1 मॉड कर्नल फाई भी साइक्लिक आएगा, मतलब ये जनाब साइक्लिक निकल के आएंगे। ये साइक्लिक है एंड होमोमॉर्फिक है किसके, G2 की, तो G2 भी आपका साइक्लिक निकल के आएगा। हेंस फर्स्ट ऑप्शन आपका इस केस में बिल्कुल ठीक निकल के आएगा। या तो चलिए अब आगे चलते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से सेकंड ऑप्शन भी हो जाएगा। कैसे, उसमें क्या है हमें G1 अबिलियन दिया हो तो कर्नल फाई पक्की बात अबिलियन निकल के आएगा। अब ये भी अबिलियन है, ये भी अबिलियन है, तो G1 मॉड कर्नल फाई भी अबिलियन निकल के आएगा। एंड ये जनाब G2 के क्या निकल के आ रहे हैं, होमोमॉर्फिक निकल के आ रहे हैं, इवन आइसोमॉर्फिक निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिक निकल के आ रहे हैं, जिससे हमारे पास जो G2 है इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, अबिलियन हो जाएगा। पिछले केस में भी यहाँ आइसोमॉर्फिज्म ही था, जिसकी वजह से ये साइक्लिक था तो ये साइक्लिक हो गया था। इस केस में भी यहाँ आइसोमॉर्फिज्म ही है, तो ये अबिलियन है तो ये भी अबिलियन हो जाएगा। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इस केस में आपके बिल्कुल ठीक निकल के आएंगे।
या अब हम थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है। थर्ड कहता है अगर H सब ग्रुप है किसका, G1 का, तो फाई ऑफ H सब ग्रुप आएगा किसका, G2 का। देखिए अगर H आपको सब ग्रुप दिया हुआ किसका, G1 का, तो फाई ऑफ H एक्चुअली में सब ग्रुप होता ही है G2 का। और चौथा भी ठीक है, अगर N नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा ना G1 का, तो फाई ऑफ N नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा आपके G2 का। लेकिन अब देख लेते हैं कि कैसे सच होता है। ठीक है, अगर H G1 का सब ग्रुप है तो हमें शो करना है, वी हैव टू शो दैट कि जो फाई ऑफ H है वो आपका क्या आएगा, सब ग्रुप आएगा किसका, G2 का। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम फाई ऑफ H में से दो एलिमेंट ले लेते हैं। मान लिया A और B दो एलिमेंट ले लिए हमने, कहां से, फाई ऑफ H में से। ठीक है, हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि ए बी इनवर्स भी वापस फाई ऑफ H में जाएगा। यस, लेकिन अगर ए भी फाई ऑफ H में है, बी भी फाई ऑफ H में है, तो पक्की बात है, हमें क्लियर है यहाँ पे कि एक कोई x1 मिल जाएगा कहां पे, हमारे जीवन में, सच दैट फाई ऑफ x1 जो है वो किसके बराबर आएगा, ए के, और एक x2 मिल जाएगा हमारे जीवन में, सच दैट फाई ऑफ x2 किसके बराबर आएगा, b के। तो अब देखिए यहां से क्या बनता है, तो ए बी इनवर्स किसके बराबर आएगा, ए की वैल्यू रखिए, फाई ऑफ x1 आएगा। ठीक है, एंड अब b की जगह क्या रखिए, फाई ऑफ x2। ठीक है, जैसे हम फाई ऑफ x2 आप रखेंगे तो फाई ऑफ x2 का इनवर्स हो जाएगा, वो क्या होता है, फाई ऑफ x2 इनवर्स, मतलब ये हो जाएगा फाई ऑफ x2 इनवर्स हो जाएगा। अब फाई यहाँ पे हमें होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ तो इनको आप इकट्ठा कर सकते हैं, तो ये चीज क्या निकल आएगी, फाई ऑफ x1 टाइम्स x2 इनवर्स। और ये जो चीज है क्लियरली आपको आपके H के अंदर ही मिलेगी, क्योंकि H तो सब ग्रुप ही था। मतलब दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ x3 फॉर सम x3 इन H। अब x3 अगर H में है तो फाई ऑफ x3 कहां जाएगा, फाई ऑफ H में ही जाएगा ना। तो आपने क्या शो कर दिया, ए और बी दो एलिमेंट उठाए आपने फाई ऑफ H में, तो ए बी इनवर्स भी फाई ऑफ H में जा रहा है। जिससे क्या शो होता है कि अगर H आपके पास सब ग्रुप निकल के आएगा G1 का, तो पक्की बात है फाई ऑफ H सब ग्रुप निकल के आएगा G2 का। तो आई होप ये इजीली आपको समझ आ ही गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगली बात को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में वो आपको क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर n नॉर्मल सब ग्रुप हो G1 का, तो फाई ऑफ n नॉर्मल सब ग्रुप निकल के आएगा आपके G2 का। मतलब n यहाँ पे नॉर्मल है तो फाई ऑफ n यहाँ पे नॉर्मल निकल के आएगा। इसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है ये भी। तो आप इसमें क्या कीजिए, सिंपल सा काम कीजिए, नॉर्मलिटी की सीधी डेफिनेशन लगा लीजिए। हम क्या करते हैं, स्मॉल ए एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, मान लिया हमें कैपिटल N जो है वो नॉर्मल दिया, किसमें, आपके G, ये नॉर्मल दिया। ठीक है, तो हमें शो करना है कि जो फाई ऑफ n है ये भी क्या निकल के आएगा, नॉर्मल निकल के आएगा किसमें, G2। ठीक है, इजिली कर लेते हैं, है ना। मान लिया हमने ए ले लिया फाई ऑफ n, ऑलराइट। अब हम दिखाना चाहते हैं कि मैं स्मॉल g कोई भी एलिमेंट ले लूं किसमें, G2 में, तो G A G इनवर्स वापस फाई ऑफ n के अंदर जाना चाहिए, यही है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, G आ रहा है G2 में, है ना, फाई ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो पक्की बात है एक G डैश मिल जाएगा मुझे G1 में, सच दैट फाई ऑफ G डैश निकल के आएगा G के बराबर। तो ये चीज निकल आएगी फाई ऑफ G डैश टाइम्स, अब देखिए जो A है वो हमें कहां दिया हुआ है, A हमें आपके फाई ऑफ n में दिया हुआ है ना। तो अब A फाई ऑफ n में है तो पक्की बात है पीछे हमारे n में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट स्मॉल x होगा सच दैट जो फाई ऑफ x होगा वो स्मॉल a के बराबर आ रहा होगा, राइट। इसको ध्यान रख दीजिए, तो ये फाई ऑफ x हो गया। ठीक है जी, ऑलराइट, यहाँ पे फाई ऑफ x हो चुका है। और अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास फाई G डैश का इनवर्स आ जाएगा, वो तो आप अंदर कर ही सकते हैं, वो फाई G डैश का इनवर्स आ जाएगा। अब इन तीनों को कंबाइन कर लीजिए, फाई होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, तो ये चीज आ जाएगी फाई ऑफ G डैश टाइम्स x टाइम्स G डैश का इनवर्स निकल के आएगी। अब x कहां था, n में, n क्या था, नॉर्मल था G1 में, G डैश क्या था, G1 का एलिमेंट, तो G डैश x G डैश इनवर्स, ये पक्की बात है आपको n के अंदर मिलेगा। मान ले कोई y मिल जाएगा, ठीक है जी। अब y जो है n में आ रहा है, तो फाई ऑफ y कहां जाएगा, फाई ऑफ n में, मतलब ये चला गया आपके फाई ऑफ n में चला गया। तो इससे क्या शो हुआ कि G A G इनवर्स फाई ऑफ n में जा चुका है, जहां स्मॉल g कोई एलिमेंट हो G2 का, शोइंग दैट अगर n नॉर्मल है G1 में तो फाई ऑफ n नॉर्मल आएगा हमारे G2। मतलब थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन भी इस केस में दोनों के दोनों ठीक हो जाएंगे। सो वी पॉजिटिवली होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, आपको एक ग्रुप दिया हुआ जिसका ऑर्डर है 2023 और ये देके आपसे पूछा जा रहा है, चार ऑप्शन दिए गए, जरा पढ़ लेते हैं हम लोग। उनमें पहले कहता है जी इज अ अबिलियन ग्रुप, सेकंड कहता है जी इज अ साइक्लिक ग्रुप, थर्ड कहता है जी इज अ सिंपल ग्रुप एंड चौथा कहता है जी इज नॉट अ सिंपल ग्रुप। देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब भी आपने करना होता है, सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए कि जो जी का ऑर्डर आपको दिया हुआ है, जो कि क्या है 2023, आप इसको सिंपली प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए। जब आप इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आपको पता लगेगा
ये 7 इंटू 17 के स्क्वायर में टूट जाएगा। ऑलराइट, मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये 7 भी एक प्राइम है, उसको पी कह देते हैं, 17 भी एक प्राइम है, इसको क्यू कह देते हैं। तो पी क्यू स्क्वायर ऑर्डर का यहाँ पे आपका ग्रुप है, ठीक है। अब जो पी क्यू स्क्वायर ऑर्डर के ग्रुप्स होते हैं ना, इनके लिए बड़ा खास रिजल्ट निकल के आता है, वो ध्यान सुनिएगा। वो ये होता है कि अगर आपके ग्रुप जी है जिसका ऑर्डर आपका पी क्यू स्क्वायर है, सच दैट जो पी है वो क्यू स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड ना करे, एक नेक्स्ट जो क्यू है वो पी माइनस 1 को डिवाइड ना करे। अगर दोनों बातें हो जाती हैं तब हम कहते हैं कि हमारा जो जी है ना वो अबेलियन निकल गया। जरा चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे चीज होल्ड कर रही है, नहीं कर रही, देख लेते जरा। तो आप नोटिस करेंगे क्लियरली जो 7 है वो 17 स्क्वायर माइनस 1 288 को डिवाइड नहीं करता, ठीक है। एक नेक्स्ट जो 17 है वो 7 माइनस 1 6 को डिवाइड नहीं करता। हेंस ये जो जी दिया हुआ है आपके पास अबेलियन दिया हुआ है। मतलब इस केस में आपका जो पहला ऑप्शन है वो तो ठीक निकल गया है, राइट। लेकिन अब हमें एक बात और पता है, आगे जो बातें वो डिस्कस कर रहे हैं, हमें एक बात और पता है, और वो ये है कि जनाब आपके पास अगर जी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप हो तो इसके अंदर कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम होल्ड करता है। तो हमें क्लियर है कि जी के ऑर्डर को 7 भी डिवाइड कर रहा है, 17 भी डिवाइड कर रहा है, 17 स्क्वायर भी डिवाइड कर रहा है। हेंस जो आपके पास जी है अबेलियन तो है ही है एक, और इसके अंदर ढेर सारे आपको सबग्रुप्स मिल जाएंगे, और इसके सारे के सारे सबग्रुप्स इसमें क्या होंगे, नॉर्मल, क्योंकि अबेलियन है। हेंस जो जी है वो इस केस में सिंपल नहीं निकल के आएगा। मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट था ही था, साथ के साथ आपका फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि जी सिंपल नहीं आएगा, और जी सिंपल नहीं है तो आपका जो इस केस में थर्ड ऑप्शन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अब सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, क्या जी साइक्लिक आएगा? नहीं, साइक्लिक आना जरूरी नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप जी को, जो आपका जी का ऑर्डर है वो कितना दिया हुआ है, 7 इंटू 17 स्क्वायर दिया हुआ है। तो मैं जी को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एक एग्जांपल के तौर पर कर दूं, z ऑफ 17 इंटू 7 क्रॉस z 17 लेते। तो आप नोटिस करेंगे जी ऐसा भी लिया जा सकता है, एंड क्योंकि इन दोनों का 17 इंटू 7 और 17 का जी से डी 1 नहीं आ रहा, तो पक्की बात है जी साइक्लिक नहीं आएगा, शोइंग दैट जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो हमेशा सच नहीं आएगा। तो इस केस में हमारा, क्योंकि सेकंड ठीक नहीं आएगा, तो हमारे सही ऑप्शंस फर्स्ट एंड फोर्थ हो जाएंगे। सो ये पॉजिटिवली हो कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। अब इस क्वेश्चन के साथ हमारी सारी की सारी डिस्कशन यहीं पे खत्म होती है। वी पॉजिटिवली होप कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझाए होंगे। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियोस में अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।